गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। आज है तारीख 1 जुलाई 2026 और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 28-29 जून 2026 को भारत में पहली बार ग्रामीण विकास सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। इसका आयोजन 28 से 29 जून नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, यह 2 दिवसीय सम्मेलन जो पूसा के दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अध्यक्षता कौन करेगा? तो हमारे केंद्रीय विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। इस बार का विषय क्या रहेगा? इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय जो है विकसित ग्राम और विकसित भारत के रोड मैप पर जो है मंथन करना इसका मेन जो है विषय है। तो याद रखिएगा हमारा राष्ट्रीय विकास जो है सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में छतरिया धान, छतरिया कुटकी और नगदमन कुटकी और बैगाड़ी अरहर को जीआई टैग दिया गया। ये किस उत्पाद जो किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। जून 2026 में मध्य प्रदेश की 4 जो है पारंपरिक फसलों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, सिताही कुटकी, नगदमन कुटकी और डिंडोरी जिले की जलवायु के अनुरूप जो है पोषक तत्वों से भरपूर छोटे बाजरे की जो है किस्में हैं। ठीक है, बैगाड़ी अरहर की बात करें तो यह बैगा जनजात द्वारा उगाई जाने वाली उच्च प्रोटीन युक्त जो है दाल है। और छतरिया धान जो है जबलपुर की कटनी आदि भूमि में उगाया जाने वाला एक सुगंधित धान है। ठीक है, महत्व क्या है ये भी जान लेते हैं। यह महत्व इन पारंपरिक आदिवासी फसलों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जो है बाजार में नई पहचान दिलाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब फसलें किस राज्य की हैं? तो ये मध्य प्रदेश की हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रतिवर्ष किस तिथि को वस्तु सेवा कर दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी शुरुआत जो है भारत में 2017 में हुई थी। ठीक है, पहली बार इसे 1 जुलाई 2018 को बनाया गया था। इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है देश भर में एक समान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर के रूप में लागू किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा वस्तु एवं सेवा कर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जून 2026 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा तेलंगाना के किस शहर में कौशल महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, तो ये किया जाएगा वारंगल में। ठीक है, क्यों किया जाएगा ये जान लेते हैं। क्या उद्देश्य रहता है? आयोजन का नाम जो है कौशल महोत्सव 2026 है। आयोजक कौन है इसका? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय इसका आयोजक है। कहाँ किया जाएगा? तो वारंगल तेलंगाना में इसका आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य क्या रहेगा? युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था कि जून 2026 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा तेलंगाना में कौशल महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया गया वारंगल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चेन्नई में किस महान शतरंज खिलाड़ी को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया विश्वनाथ आनंद जी को। ठीक है, जान लेते थोड़ा इसके बारे में। 5 बार के विश्व शतरंज विजेता विश्वनाथ आनंद को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सर्वोच्च सम्मान से जो है हाल ही में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनको 24 जून 2026 को चेन्नई के मद्रास क्लब स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान दिया गया है। ठीक है, पुरस्कृतकर्ता कौन है? तो भारत के पूर्व कप्तान श्रीकांत और ओलंपिक स्वर्ण विजेता हॉकी कप्तान वी भास्कर ने इन्हें ये मेडल से सम्मानित किया है। ठीक है, विशेषता क्या है? विश्व आनंद इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले 6ठे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले सुनील गावस्कर, विजय अमृतराज और प्रकाश पादुकोण, पीटा उषा और मिल्खा सिंह को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ फेडरेशन अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए विश्वनाथ आनंद। ठीक है, 6ठे व्यक्ति बन गए ये पुरस्कार पाने वाले, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 71वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संगठन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली डॉक्टर फ्लोरिस रवियार का संबंध किस देश से है? तो ये बिलोंग करती है भैया फ्रांस से। ठीक है, जान लेते हैं इनके बारे में। पुरस्कार के बारे में पहले जान लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जून 2026 को फ्रांसीसी वैज्ञानिक ठीक है फ्लोरेंस रवियार को 71वें अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। योगदान की अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने यह पुरस्कार जो इनके
न्यूमेरिकल वेदर प्रोजेक्शन और उपग्रह अवलोकन के उपयोगों में क्रांतिकारी सुधार लाकर, ठीक है, मौसमिक वैश्विक मौसम विज्ञान क्षमताओं को मजबूत करने के लिए पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 71वां जो है अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार ये किसको दिया गया है? तो ये डॉक्टर फ्लोरिस बरियार को दिया गया है, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्व क्या रहेगा ये भी जान लेते हैं। आईएमओ द्वारा पुरस्कार को मौसम विज्ञान के क्षेत्र का ये दिया जाने वाला जो है सर्वोच्च ये पुरस्कार है। ठीक है, डॉक्टर रविवार को 2027 में होने वाले 20वीं मौसम विज्ञान कॉन्फ्रेंस के दौरान जो ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये जो है 16 से 25 के बीच में जो यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट के महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यमुना जल परियोजना को लागू करने के लिए हाल में 2 राज्यों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, वो राज्य जो है आपके हो जाएंगे हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, अभी क्या है, इनके बीच बहुत लंबा एक विवाद चल रहा था। ठीक है, 32 साल पुराने विवाद को जो हाल ही में इस समझौते के माध्यम से सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, अब फायदा क्या होगा, ये जो तो इस पर जो है 34,102 करोड़ की मेगा परियोजना के तहत हरियाणा पश्चिमी यमुना नहर से 3 भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से राजस्थान के हर साल जो है जुलाई से अक्टूबर के दौरान लगभग 580 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति किया जाएगा। ठीक है, अब लाभ क्या रहेगा, इससे राजस्थान के जल तनाव वाले शेखावटी क्षेत्रों के साथ साथ हरियाणा के भिवानी फतेहगढ़ से क्षेत्रों को सिंचाई के लिए पानी में जो है सुविधा में बहुत ज्यादा सुधार होने वाला है। ठीक है, तो ये समझौता किन राज्यों के बीच में हुआ? तो हरियाणा और राजस्थान के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन क्रमशः भारत के 96 और 97 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एथन वाज और हर्षवर्धन जीवी। ठीक है, जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा। पहले हम एथन वाज जी के बारे में जानते हैं। भारत के 96 ग्रैंड मास्टर और ये जो है वो जो 14 वर्ष के हैं। ठीक, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये गोवा राज्य से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने क्या किया है ये भी जान लेते हैं। इन्होंने बोसिया और हार्जन गोविना में आयोजित सर्जियो जीएम मिक्स में जो है टूर्नामेंट के तीसरे और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम को हासिल कर लिया है। ठीक है, वह अनुराग महल और नियोन मेडिका के बाद में गोवा के जो है तीसरे बड़े ग्रैंड मास्टर के खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने टूर्नामेंट में 10 ग्रैंड मास्टर को पीछे छोड़ते हुए जो है अजय जीत दर्ज करके ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, वही अगर बात की जाए हर्षवर्धन जी भी, ये भारत के 97 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, चेन्नई के रहने वाले हैं। उपलब्धि की अगर इनकी बात की जाए, इन्होंने सेकेंड चोला चेस जीएम नॉर्थ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में 9 में से 6.5 जो अंक लाकर अपना अंतिम जो है जीएम नॉर्थ पूरा किया है और 25 लाइव रेटिंग के साथ ये जो है भारत के 97 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था भारत के 96 और 97 ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए एथन वाज और हर्षवर्धन जीवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अहमदाबाद में आयोजित एबीसी मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने किस देश को हराकर जो है कांस्य पदक जीता हुआ है? तो भारत ने जो है इसमें बहरीन को हराकर ये पदक जीता हुआ है। जान लेते हैं। ठीक है, इसका आयोजन जो है अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में किया गया। ठीक है, और एबीसी मेंस वॉलीबॉल कप 2026 के तीसरे मुकाबले में भारत ने जो है बहरीन को 3-1 से हराकर कांस्य पदक जीता हुआ है। ठीक है, इस खेल में भारत का जो है ये पहला पदक है, इसीलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले भारत ने कभी भी इस प्रतियोगिता में कोई पदक नहीं जीता हुआ था। तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था कि अहमदाबाद में आयोजित एबीसी मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने किसको हराकर जो कांस्य पदक जीता हुआ है? तो भारत ने बहरीन को हराकर ये पदक जीता हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिका के नेतृत्व में रिम ऑफ पैसिफिक, ठीक है, अभ्यास का कौन सा संस्करण हवाई द्वीप समूह में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो ये इसका जो है हाल ही में 30वां संस्करण जो है हाल ही में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में हवाई द्वीप समूह और उसके आसपास दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक के 30वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, शुरुआत इसकी कब हुई थी? तो शुरुआत इसकी 1971 में हुई थी और हर साल 2 साल में इसको जो है
ये किया जाता है। इसमें सहभागी कौन कौन से देश हैं? इसमें भारत से 30 से अधिक देश जो है पार्टिसिपेट करते हैं। लगभग 30 युद्धपोत, 5 पनडुब्बियां और 200 से अधिक विमान और 30,000 से अधिक सैनिक इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा रिंग ऑफ पैसिफिक का 30वां संस्करण अभी रिसेंट में किया जा रहा है अमेरिका के नेतृत्व में। शुरुआत इसकी 1971 में हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या इसके रहते हैं ये जानते हैं। समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत और अपराध नियंत्रण और युद्ध क्षमता इसके मेन अभ्यास रहते हैं। ठीक है, समुद्री सुरक्षा में क्या रहता है? हिंद महासागर क्षेत्र के व्यापारिक समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखना और आप जो 30 देशों की जो आपसी तालमेल है उसको सहयोग को जो है बढ़ावा देना। ठीक है, किसी प्रकार की अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो मिलकर उसके जो है बचाना इसका भी मेन उद्देश्य रहता है। ठीक है, अपराध नियंत्रण में क्या रहता है? समुद्री डकैती, आतंकवाद जैसे अवैध तस्करों को रोकना। ठीक है, और फ्यूचर में जो है या किसी भी देश की पर कोई समस्या आती है तो मिलजुल कर उसकी सहायता करना इसका मेन उद्देश्य रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 जून 2026 को दादा भाई नौरोजी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 109। जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा। ठीक है, इनकी उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्हें भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये भारत के नवचारी राजदूत भी थे। इन्हें अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर इनके आर्थिक सिद्धांत की बात की जाए, ठीक है, तो धन का निष्कासन उन्होंने सबसे पहले बताया कि कैसे जो है ब्रिटिश शासक भारतीय धन को व्यवस्थित रूप से इंग्लैंड भेज रहे थे। ठीक है, ये सब थ्योरी किसने दी थी? तो दादा साहब नौरोजी ने दी थी। अगर इनकी पुस्तक की बात की जाए तो पॉवर्टी ऑफ इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी फेमस पुस्तक है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कब प्रकाशित हुई थी? तो 1901 में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय आय का आकलन की अगर बात की जाए तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1867-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपये बताई हुई थी। ठीक है, और इनके राजनीतिक योगदान की अगर बात की जाए तो वे 1892 में लेबर पार्टी के टिकट पर संसदीय सेंट्रल से ब्रिटिश हाउस कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले एशियाई और भारतीय थे। कांग्रेस अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से थे। ठीक है, इन्होंने 3 बार जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की है। कब की है? 1886, 1893 और 1906 में। और इन्होंने पहली बार 1906 में कोलकाता अधिवेशन में स्वराज शब्द का जो है मांग जो है रखी हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी पत्रिकाओं की बात की जाए तो इनकी जो मेहन इंडिया ऑफ एसोसिएशन एक पत्रिका थी। ठीक है, जिसमें भारतीयों की समस्याओं को इन्होंने उठाने का काम किया था। ये भी याद रखिए, 1866 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और राष्ट्र गोस्तर की अगर बात की जाए तो 1851 में गुजराती भाषा रात गोस्तर नामक एक इन्होंने पत्रिका भी स्टार्ट की थी। ठीक है, जो पारसी समाज सुधार से जुड़ी हुई थी। ये भी याद रखिएगा। तो अभी इनकी कौन सी जयंती सेलिब्रेट की गई है? तो 109 नंबर की जयंती इनकी सेलिब्रेट की गई है। ठीक है, इनसे जुड़े हुए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं रवि अग्रवाल। ठीक है, अब जान लेते हैं इनके बारे में। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करने वाला एक वैधानिक निकाय है, जिसे केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत जो है शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, इनके कार्य की बात की जाए तो नीति निर्माण, भारत की प्रत्यक्ष करों जैसे से जुड़ी हुई नीतियां और योजना का खाका तैयार करने का कार्य करता है। कर नियंत्रण भी करता है। देश भर में जो प्रत्यक्ष करों की वसूली और उनके प्रशासन की पूरी तरीके से देखभाल रखना इसका कार्य रहता है। विभाग का नियंत्रण भी करता है। आयकर के जितने भी विभाग शीर्षासी हैं उनके कार्य को जो है नियंत्रण करना इसका मेन उद्देश्य रहता है। ठीक है, कानून प्रवर्तन कैसे करता है? प्रत्यक्ष कर से जुड़े हुए कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना, टैक्स चोरी पर लगाम लगाना। ठीक है, ये सब इसके मेन कार्य रहते हैं। और करदाता सुविधा की अगर बात की जाए तो टैक्स भरने वाली प्रक्रियाओं को आसान बनाना और करदाताओं की शिकायतों का निवारण करना इसका मेन भी कार्य रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा
सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में जो है पुनः जो है किसे चुना गया है, तो ये चुने गए हैं रवि अग्रवाल। ठीक है, स्थापना कब हुई तो याद रखिएगा जनवरी 1964 में हुई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।